सकती हूँ शादी करके। मजाक कर रही हूँ मैं, निशा की कोई शादी वादी नहीं है, मुझे कल पीटेगी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट टू मेजर क्रिएटिविटी इन अ चाइल्ड। बच्चे में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है, नॉट पूछा है। यानी आपको क्रिएटिविटी मेजर करनी है तो कौन सा तरीका सही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है टू राइट और कंप्लीट अ स्टोरी ऑन एन इनकम्प्लीट फिगर और पिक्चर। कोई स्टोरी है उसको कंप्लीट करना तो आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। यंग इंडियन समाचार पत्रों से पढ़ लो, पढ़। राहुल भाई को सलाम बोलो, पढ़ लिए हैं राहुल भाई। चलिए देखिए, किसी अधूरी आकृति या चित्र पर एक कहानी लिखना या पूरी करना। कोई एक पिक्चर दिखाई और इस पे या तो अधूरी कहानी देती या कहा कि इस पिक्चर को देख करके स्टोरी लिखो, तो आप इमेजिन करेंगे, अलग अलग दिशाओं में सोचेंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अब सारी चिंतन होगा, है ना, ओपन एंडेड थॉट है, क्रिएटिविटी निकल करके आएगी। तो ये तो सही है। हमको क्या चाहिए जो सही नहीं है, क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। राइटिंग टेबल्स यानी पहाड़े लिखना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, याद होगा तो लिख दोगे, नहीं तो नहीं, अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ बना दोगे। 2 दूनी 5 थोड़ी लिख दोगे क्रिएटिविटी करके, है ना। टीचर कहेगा कुछ पता नहीं है तुमको, तो 2 दूनी 4 जो भी, ये तो फैक्चुअल है, इसमें तो कन्वर्जेंट थिंकिंग लगेगी। आपका नया कुछ नहीं है, पहाड़ निकले में आपने कौन सा नया कुछ बना दिया, जो रिटेन किया था दिमाग में वही लिखा है, तो इससे तो क्रिएटिविटी नहीं बढ़ने वाली। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस तो चेक करेंगे ना, क्या पता इससे भी खराब ऑप्शन हो। अरेंजिंग थिंग्स इन अ न्यू ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको चीजें रखी हुई दिख रही हैं उनको नए ढंग से लगा दिया, कुछ अलग करके, तो क्या होगा, बिल्कुल क्रिएटिविटी आपकी, कुछ अलग सोचना है ना, आउट ऑफ द बॉक्स जिसको हम कहेंगे, तो ये भी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा। पर्सनैलिटी एग्जिस्ट विद इन द लिमिट्स गिवन इन अ सर्कल, यानी किसी वृत्त में दी हुई सीमाओं के अंतर्गत व्यक्तित्व होता है। अब वो किस तरह से, मतलब इसमें भी आपको सोचने में मजबूर होना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स ही सोचना पड़ेगा, ओपन एंडेड है। तो यहाँ पे राइटिंग टेबल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। भाई पहाड़े लिखने में कुछ नयापन नहीं है, कुछ भी सोचने में बताने में नयापन लगेगा बाकी ऑप्शंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, विच थियरी पोजिट्स द लर्निंग इज एन इंटरनल प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रायर नॉलेज एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। कौन सा सिद्धांत मानता है कि सीखना पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचनाओं से प्रभावित एक आंतरिक प्रक्रिया है। यानी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है बच्चे का, जो वो लेकर के आया है क्लासरूम में, जो वो पहले से जानता है, तो सीखना पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचनाओं से प्रभावित होता है। यानी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं। जैसे ही वर्ड कॉग्निशन आए समझ जाओ दिमाग से संबंधित चीजें, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, आपका इमेजिनेशन, जितने भी काम दिमाग से हो रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो लर्निंग है उसमें आपकी पूर्व ज्ञान, जो आपको पहले से पता है, और जो थिंकिंग, रीजनिंग करके या दिमाग का इस्तेमाल करके आप सीख रहे हैं, वो आएगा। ठीक है, ये बात कहेगा कौन, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद कहेगा। वो तो कह रहा है भैया हम तो कुछ भी आदत डाल देंगे, आप हमको, व्यवहारवाद के जो जनक हैं जेबी वॉटसन, जॉन ब्रॉडस वॉटसन, वो तो कह रहे हैं आप मेरे को 1 दर्जन बच्चा दे दो, मैं कुछ भी बना दूंगा उनको, चोर, डॉक्टर, सिपाही, कैसे भी ढाल के बर्तन की तरह मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये तो कंडीशनिंग पे वर्क करते हैं, ये कॉग्निशन पे वर्क नहीं करते, बच्चे की प्रायर नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि इंटरनल प्रोसेस है, इन्फ्लुएंस होगी प्रायर नॉलेज से और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जब सवाल पूछेगा आपसे, तो ये कहीं ना कहीं लिखेगा कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, कुछ तो लिखेगा, लेकिन पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते। अगर हमारे पास कॉग्निटिविज्म नहीं होता ऑप्शन में तो हम चले जाते इसके साथ भी। तो कॉग्निटिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाइगॉस की बात करते हैं कि बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे के साथ ग्रुप बना करके, कोऑपरेट करके, है ना, मतलब सहयोग करके। अब यहाँ पे जो सही उत्तर होगा पूर्व ज्ञान और संज्ञानात्मक संरचनाएं, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स की बात कर दी है तो हम जाएंगे कॉग्निटिविज्म की तरफ। कॉग्निटिविज्म जिसमें जेरोम ब्रूनर बात करते हैं आपकी, या मिलर बात करते हैं किसकी, कि जो हमारा दिमाग है वो एक कंप्यूटर के जैसे वर्क करता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वैसी होती है हमारे ब्रेन में, हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे, इंटरनल प्रोसेस है, जो भी इंफॉर्मेशन दिमाग में जा रही है आप उसको रिसीव करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे ब्रेन में, उस पर कुछ एक्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे, फिर बाद में रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी एक कंप्यूटर के जैसा है हमारा ब्रेन, वैसे ही हम सीखते हैं इंटरनल प्रोसेसेस के थ्रू, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के थ्रू, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके। कंस्ट्रक्टिविज्म में सिंपल लिखा होता है, वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करके या कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जरूर बात हुई होती है, अगर रचनावाद की बात करते तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ रिलाइंग टू हैवीली ऑन एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। आजकल एआई का जमाना है, हम सुनते ही हैं बहुत हद तक,
आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करिए, डिजिटल लिटरेसी की बात करिए, टीचर्स को भी आती हो, बच्चे में भी हम लेकर के आए कि डिजिटली वो साउंड हो, वो सॉफ्टवेयर्स का यूज कर पाए। आजकल कितने सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, एप्स हैं, इवन टीचर्स के लिए ट्रेनिंग से लेकर के 70 तरह की निष्ठा और कितनी सारी एप्स हैं, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ रिलाइंग टू हैवीली ऑन एआई पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। अब तो चैट जीपीटी आ गया, दुनिया भर की चीजें हैं, है ना। वो व्हाट्सएप पे भी वो मेटा एआई वाला ऑप्शन आ गया, ठीक, उससे कुछ भी पूछो, मैं तो खेलती रहती हूँ, बड़ा मजा आता है ना। तो उससे कुछ भी पूछो, वो बढ़िया बढ़िया अपनी बातें बताता रहता है। तो एआई पावर्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका ड्रॉबैक क्या है, क्योंकि हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही है ना। तो ड्रॉबैक पूछा है इंप्रूव्ड पर्सनलाइजेशन ऑफ लर्निंग, यानी आप चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहे हैं, वो आपके बारे में बता देगा, उसके पास डेटा होगा, पर्सनलाइज्ड इन्फॉर्मेशन है, या मतलब इन जनरल भी किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो वो आपके हिसाब से बता देगा। रिड्यूस्ड टीचर वर्कलोड, शिक्षक का कार्यभार कम होगा क्योंकि बच्चे मदद ले पाएंगे इस चीज से, हाँ ठीक है, टेक्नोलॉजी से मदद मिलती है। लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, मतलब सामाजिक और भावनात्मक या संवेगात्मक कौशल का सीमित विकास होता है। या फिर एनहेंस्ड एंगेजमेंट, यानी बढ़ी हुई सहभागिता, हाँ एंगेज तो रहते हैं बच्चे अगर उनको कंप्यूटर पे फोन पे कुछ ऐसा करने को दे दो, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक यही है कि लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, यानी जब आपका बच्चा फोन में ही लगा रहेगा या आप खुद ज्यादा सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सामाजिक और भावनात्मक कौशल का सीमित विकास होगा, क्योंकि अब आप इंटरेक्शन आपका कम हो गया। आप घर पे देखो, माँ बाप भी फोन में लगे हुए हैं, बच्चे भी फोन में लगे हुए हैं, 4 दोस्त खाने पे गए हैं, वो भी फोन में लगे हुए हैं, सारी दुनिया फोन में लगी हुई है, आसपास ऐसा लग रहा है कोई किसी के साथ है ही नहीं, है ना। तो लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल स्किल्स, यानी जब हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, कौन कब कैसी बात कहता है, मतलब हम लाइव इंटरेक्शन कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, तो इसकी संभावना होगी कि बच्चे का सामाजिक और सांवेगिक विकास जो है वो ठीक से ना हो पाए, या प्रॉपर ना हो पाए, या सीमित हो जाए, कम हो पाए। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। पहले आप पहले बच्चे, मतलब जो हम लोग जिस जनरेशन के लोग हैं, खेलने जाते थे, मैं तो गांव में थी बचपन में फॉर्चुनेटली, तो दिन दिन भर खेलते ही रहते थे बस ग्रुप में। अभी सेम मेरे भाई के केस में वो चीज नहीं हो पा रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर रीजंस, टेक्नोलॉजी है, फिर शहरों की स्थितियां अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच मेथड एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू लर्न बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर ओन एक्सपीरियंसेस। कौन सी विधि छात्रों को अपने अनुभवों पर चिंतन करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है, यानी जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस है उस पर वो चिंतन करे, प्रकाश डाले, प्रतिबिंबन करे, रिफ्लेक्ट करे। कौन सी लर्निंग है जो अनुभवों पर चिंतन करके सीखने को प्रोत्साहित करेगी? पहला ऑप्शन है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यानी पूछताछ आधारित शिक्षा, जिसमें इंक्वायरी करे बच्चा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, या फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम बेसिकली देखो, ये इंक्वायरी बेस्ड में आप इंक्वायर करते हो, सवाल पूछोगे, जानोगे, ये सब चीजें होंगी। प्रोजेक्ट बेस्ड में बच्चे ग्रुप बना करके किसी एक समस्या पे टूट पड़ते हैं और टाइम डिवाइड करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जहां पे बच्चा जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है उस पर प्रकाश डालता है और फिर अब आगे क्या करना है। उस दिन शादी में ये वाला मेकअप करके गई थी तो कैसी लग रही थी, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और इस बार क्या चेंज करना है, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, आपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो ये अनुभवात्मक शिक्षा है, और इस पे एक थियरी भी है कोल्ब की, जो DEET+B में भी पूछी जा चुकी है, कि आप कैसे पहले कोई चीज करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर उसको मॉडिफाई करेंगे, अगली बार के लिए चेंज करेंगे और सीखते हैं। तो अनुभव से हम कैसे सीखते हैं, कोल्ब की थियरी भी है इस पे। फ्लिप्ड क्लासरूम बहुत साल पहले की होगी, मैंने यूट्यूब पे तो बहुत साल पहले कराई थी। फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, ये जस्ट ऑपोजिट है ट्रेडिशनल क्लासरूम का। यहाँ पे पहले आपको लेक्चर दिखाया जाएगा, कुछ वीडियो दिखाया जाएगा बच्चों को, और बाद में चर्चा होगी क्लासरूम के अंदर। क्लास से पहले लेक्चर और क्लास में चर्चा। तो उल्टा हो गया जो जनरली हम देखते हैं पारंपरिक वे में, कि पहले क्लास होती है, लेक्चर होता है, बाद में चर्चा होती है। तो यहाँ पे उल्टा है, इसलिए इसको फ्लिप्ड क्लासरूम कहते हैं। तो आंसर है अनुभवात्मक शिक्षा, और फ्लिप्ड क्लासरूम एक नया टर्म है जो आप लोग को हेल्प करेगा यहाँ पे। ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो कक्षा है, जो लेक्चर हो गया, होमवर्क एक्टिविटी हो गई, उसके बाद यानी लेक्चर दिया जाएगा, क्लास अटेंड करेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा कुछ, जैसे हम भी करते ही हैं, और होमवर्क एक्टिविटी होगी कि अच्छा ये कर लेना, या लास्ट में क्वेश्चन दे दिए। फ्लिप्ड क्लासरूम में, जिसको पलटा हुआ कह लीजिए आप हिंदी में, लेक्चर पहले दिखाया जाएगा और क्लासरूम एक्टिविटीज होंगी। ये नहीं है कि होमवर्क मिल गया, यानी आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर दिखा दिया, बाद में चर्चा हो रही है क्लासरूम एक्टिविटी। तो ऐसा नहीं होमवर्क करके बस क्वेश्चन कर लाना घर से, वो वाली चीज नहीं है। तो ऑपोजिट हो गया जो नॉर्मली ट्रेडिशनली होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन अनुमानी पद्धति नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे अन्वेषण विधि। जो एग्जैक्ट हिंदी होगी इसकी वो होगी अन्वेषण विधि
अन्वेषण विधि से संबंधित है, यानी ह्यूरिस्टिक मेथड से संबंधित है। फटाफट से बताएंगे। आपसे पढ़कर सीटेट में 132 नंबर लाए हूँ। नीतीश ब्लॉग करें, थैंक यू मैम, ओनली यूट्यूब। बहुत बढ़िया जी नीतीश, आगे की तैयारी करिए बढ़िया से। बताइए और जवाब। ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ लर्निंग, डिस्कवरी मेथड संबंधित है इससे, डिमॉन्स्ट्रेशन संबंधित है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड संबंधित है, या फिर प्लेवे मेथड संबंधित है? फटाफट से बताइएगा। देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचर सेंटर्ड मेथड होता है और ह्यूरिस्टिक एक अन्वेषण विधि है जहां पे बच्चे खोज कर रहे हैं। एक तरह से टीचर एक प्रॉब्लम सामने रख देगा और बच्चे खुद से सॉल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, ये अन्वेषण है। डिस्कवरी से ज्यादा आसपास है या डिस्कवरी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि खोज विधि में भी ऐसा ही होता है कि बच्चे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कवर कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये रिलेटेड हैं दोनों। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में तो टीचर सेंटर्ड है, टीचर ये चाइल्ड सेंटर्ड विधि है कि टीचर कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, आज हम ये देखेंगे तो मैप पे आपको कुछ दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में ग्रुप बना करके और टीचर का भी रोल होता है, स्टेप्स अलग अलग होते हैं। प्ले वे मेथड तो खेल खेल में, छोटी क्लासेस के लिए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि डिस्कवरी मेथड। और जो ह्यूरिस्टिक विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि दी थी आपके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। चाइल्ड सेंटर्ड है, डिस्कवरी भी चाइल्ड सेंटर्ड है। ब्रूनर को हम डिस्कवरी के लिए जानते हैं, जेरोम ब्रूनर। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? विच ऑफ द फॉलोइंग पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज करेक्टली मैच्ड, यानी सही मिलान करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है सेंसरी मोटर, यानी जन्म से 2 वर्ष इंद्रिय गामक या संवेदी परक अवस्था कहते हैं इसको। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF, सम पीपल कांट फोकस, इसका एक एक्रोनिम हमने बनाया हुआ। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर यानी इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसमें करेगा बच्चा जन्म से 2 वर्ष में। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम 7 से 11 कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रपोजिशनल थिंकिंग, प्रपोजिशनल थिंकिंग क्या होती है? प्रपोजिशन में सोच पाना, अनुपात में या साथ में रख के चीजों को आप कनेक्शन बिठा पा रहे हैं। जैसे A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो ये ऑब्वियस है कि A इज ग्रेटर देन B एंड C बोथ। ये थिंकिंग आपकी 11+ साल में आती है ना। और ये कॉन्क्रीट में मैंने कि लिख के बता दिया, वैसे ही वर्बली। तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका सेंसरी मोटर, ओनली 1। इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज, इसका मतलब है कि बच्चा बुद्धि या अपने ज्ञान की संरचना एक्टिविटीज करके करता है। सेंसरी एक्टिविटीज, सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी अपने 5 सेंसेस से, ज्ञानेंद्रियों से देखना, सुनना, टच, टेस्ट, ये सब करके वो अपनी दुनिया की, अपने दिमाग की समझ बना रहा है। और साथ में मोटर एक्टिविटी, चलना फिरना, इसको टच किया उसको टच किया, इन दोनों के माध्यम से वो अपने दिमाग का विकास करता है। उसको हम इंटेलिजेंस रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज कह रहे हैं कि वो उसकी बुद्धि का विकास सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज से हो रहा है। यानी अपने 5 सेंसेस आर टीचर्स, एक तरह से बच्चे के सेंसेस ही यहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो उन्हीं से सीखता है। और मोटर एक्टिविटीज चलना फिरना, दौड़ना भागना, ये करके। When children do listen and identify activities, they are dash. Listen and identify मतलब सुनना और पहचानना। क्या आपको बोला जाएगा C फॉर कैट, तो बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि हाँ कैट ये होती है ना। तो ये लिसन और आइडेंटिफाई वाली जो एक्टिविटीज जब बच्चे करेंगे, तो पहला ऑप्शन है प्रैक्टिसिंग अ बेसिक लैंग्वेज स्किल लिसनिंग, यानी बच्चे के अंदर बुनियादी भाषा कौशल और सुनने का अभ्यास होगा, यानी सुन करके वो समझ पा रहा है चीजों को। बात तो सही है। डेवलपिंग देयर वोकैबुलरी, बच्चे की वोकैबुलरी यानी उसका शब्दावली, उसकी या शब्द भंडार बेहतर हो रहा है। हाँ सही है भाई, वर्ड सुनेगा पहचानेगा तो वोकैब में, उसके शब्द भंडार में ऐड होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। तो बोथ 1 और 2 आसान सा सवाल है। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आज भी हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, कल कोशिश करेंगे 20 कर लें। ठीक से एक्सप्लेन करते हैं तो समय लग जाता है 15 में भी। ग्रुपिंग स्टूडेंट्स इन अ हेट्रोजेनस वे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोजेनस वे और आपका होमोजीनियस वे, 2 ग्रुप्स होते हैं, विषम और सम। होमोजीनियस होता है सेम, होमो का मतलब ये सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो छात्रों को विषम तरीके से समूहीकृत करने से डैश हो सकता है, यानी हेट्रोजेनस का मतलब है मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग, यानी अलग अलग तरह के बच्चे हैं ग्रुप में। कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई म्यूजिक में अच्छा है, कोई किसी के 60% आते हैं, दूसरे के 90 आ सकते हैं, किसी के 33 भी आते होंगे, यानी मिक्स्ड बच्चे हैं, अलग अलग क्षमताओं वाले। ठीक है बात। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हेट्रोजेनस ग्रुपिंग की गई है, जिसको अच्छा माना जाता है होमोजीनियस से, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है हेल्प प्रिवेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम लेबलिंग अदर स्टूडेंट्स एज स्लो और एडवांस, क्योंकि हर तरह का बच्चा है तो आप ठप्पा नहीं लगाएंगे, अरे ये वाला सेक्शन तो बड़े बेकार बच्चों का है, ये तो अच्छे बच्चों का नहीं, तो सही है। अफेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट है अफेक्ट ओनली द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ द ब्राइटर स्टूडेंट्स, यानी इसका प्रभाव केवल मेधावी छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति पर पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी बच्चों पे भी पड़ेगा। तो ओनली 1 इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन सही है।
और हेट्रोजेनस बेटर होता है, होमोजेनस एक ही क्षमता के बच्चे हैं, एक ही जैसे बच्चे हैं, मैथ्स में अच्छे हैं तो मैथ्स में ही अच्छे हैं, या फिर फर्स्ट आते हैं तो सब फर्स्ट ही आ रहे हैं। उससे बेटर है कि मिक्स्ड एबिलिटी वाले ग्रुप हो, यानी एक दूसरे से बच्चे चीजें सीख सकें, कोई किसी चीज में अच्छा है कोई किसी और। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ये क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ अ टीचर। समस्या समाधान के संदर्भ में शिक्षक की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। यानी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, समस्या का समाधान निकालने के लिए टीचर की भूमिका पूछी है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है आज का। पहला ऑप्शन है क्रिएट द प्रॉब्लम सिचुएशन, यानी समस्या की स्थिति बनानी है आपको, प्रॉब्लम पोज करनी है क्लास में कि समस्या ये है, अब मान लीजिए पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ये समस्या है, तो सही है टीचर का रोल। फिर सेकंड क्या है, क्रिएट फियर फ्री एटमॉस्फियर इन द क्लास, बच्चे भय से ना भरे हुए हो, भय मुक्त हो, सवाल पूछना चाहें तो पूछ पाए, कुछ सॉल्यूशन देना पाए तो देना चाहें तो दे पाए, सही है। थर्ड क्या है, असिस्ट द स्टूडेंट्स इन परसीविंग, डिफाइनिंग एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, यानी बच्चों को मदद दे टीचर, जहां समस्या को समझने की बात हो, उसको परिभाषित यानी प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन करने की बात हो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, इसको डिटेल में डिफाइन कर पाए, समझ पाए या लिख पाए, एंड स्टेटिंग द प्रॉब्लम, और प्रदर्शित कर पाए कि समस्या ये है। तो ये बिल्कुल होता है, और ये सारी ही चीजें हेल्प करेगा जो टीचर, वो बेस्ट है समस्या समाधान में। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए वो आप बता दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही सकते हैं, कमेंट्स में बताएंगे कितने मार्क्स आपके जो है ठीक हुए। टेलीग्राम पे ये मैं दे दूंगी आपको पीडीएफ। बाकी बी और ओन कांस्टेंट, यानी अपने साथ बने रहें। आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं ठीक हुए वो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। कल मिलते हैं शाम को 9 बजे या रात को 9 बजे, जो भी आप कहना चाहें, मंडे टू फ्राइडे। बहुत दिन बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो वो वाला चल नहीं, मतलब क्लास में चल रहे हैं, बहुत ही गंदे पीजे, कोई बात नहीं, मैनेज कर लीजिए, क्या कर सकते हैं, देखिएगा एक बार। और कोई सवाल हो आपके मन में, कोई कुछ बात हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी दर्द समस्या बाद में पूछेगा संडे को, संडे वार्ता में। ऐसे दिल विल के सवाल संडे को होने चाहिए, अभी नहीं, है ना। गुड वे ऑफ टीचिंग, वी आर लकी दैट वी हैव अ टीचर लाइक। रो दूंगी सविता में, है ना, आजकल वैसे ही तारीफ सुन के रो देने का मन करता है। 15 में से जो है 10 आए हैं, 13 13 12 आउट ऑफ 15, 9 आउट ऑफ 15, 13 आउट ऑफ 15। चलिए धन्यवाद आपका, कल मिलते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करते रहेंगे, मुश्किल आसान, जिस भी तरह के क्वेश्चंस बेसिकली पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मुश्किल भी नहीं आते और सिर्फ आसान भी नहीं आते, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।